हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन का बस 19 प्रश्न को कराएंगे जो परीक्षा में पूछने योग्य हैं। ये वह ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। एक इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कह रहा है किस माध्यम में जो है प्रकाश का गति जो है यानी कि वेग सबसे कम होती है। तो इनमें से के अनुसार ऑप्शन से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कांच में क्या होती है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा कह रहा है, दांत विशेषज्ञों मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो दांत के मरीजों के दांत में कौन सी बीमारी, क्या मतलब बीमारी की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उनके द्वारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तीसरा कह रहा है कि गोलीय होगा, यहाँ गोल लिखा गया, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष द्वारा निरूपित किया जाता है। अक्ष बोले या तो संकेत बोले, दोनों एक ही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसको किसके द्वारा जो है सूचित किया जाता है, तो उसको हम लोग कैपिटल सी से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें देखिए पी होगा जो किसको दिखाएगा, ध्रुव को दिखाएगा। ठीक है, एफ जो हो गया आपका फोकस, क्या हो गया, फोकस को क्या डिनोट करेंगे, एफ, कैपिटल एफ से। ठीक है, अगर ये स्मॉल एफ की बात की जाए, किसकी, स्मॉल एफ यानी छोटा एफ के, तो छोटा एफ से हम लोग जो है यानी कि ये हो गया फोकस दूरी, क्या करते हैं इससे, फोकस दूरी को दर्शाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। यानी मोटर कार जो है उसका हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे प्रकाश की किरणों को समानांतर करने यानी कि लंबी दूरी तय करने का किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत सा है, एक बार आप लोग को बताते हैं। पहले तो एक कोई हो गया, फिर इसके बाद एक सर्च लाइट होता है, क्या, सर्च लाइट, फिर हो गया सोलर कुकर, ठीक है, फिर रोगी के इस्तेमाल यानी रोगी के जो कान कहिए, गला कहिए, नाक हो गया, मुंह हो गया इत्यादि वगैरह को जांच में इसका उपयोग उपयोग किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का चिन्ह परिपाटी। बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका अक्सर लड़का लोग, बच्चे लोग इसमें फंसते हैं। ये कह रहा है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की जो चिन्ह परिपाटी होगी क्या होगी। यानी कि फोकस दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से। तीसरी का चिन्ह परिपाटी पूछ रहा है, देखिए इसका चिन्ह परिपाटी होता है धनात्मक होता है। कहते बाबू देखिए चिन्ह परिपाटी आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से, एक आपका बाई एक्स हो गया, एक्स एच हो गया, और आपको उत्तल दर्पण बना देते हैं। आपको यहाँ से ऐसे एक यहाँ पर समझने के लिए बना दिए। ठीक है, इधर से रजित कर दिया गया, प्रकाश किरण इधर से आई, इधर क्या हो गया दोस्तों, जो भी हो गया, और इस बिंदु से अंदर की ओर यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, और ध्रुव ये इस बिंदु को बोलेंगे ध्रुव, इसी हो गया, और इसको बोलेंगे पी। और दोनों के बीचों बीच में लगभग जो होती है
वो फोकस होती है, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को क्या लिखते हैं हम लोग? स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ यानी कि इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार से देखिए तो इस अक्ष पे जो एक्स अक्ष है यानी कि यहाँ पे इस तरफ की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगी? फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। करा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश से सूचित करते थे, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच से सूचित करते थे। कहता है कि इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन कहते हैं, जिसको हम लोग इसमें से लिखते हैं। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है? यानी कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसका आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ऋणात्मक यानी कि आवर्धन यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो रही है? माइनस में। ऋणात्मक यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा? जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये जैसे मुख्य अक्ष है, दर्पण एक ले लेते हैं हमको, चलिए ध्यान दिएगा। अब यहाँ पर किसी वस्तु को मान लीजिए कि रखा जाता है, ठीक है, सी पे, जिसका प्रतिबिंब जो होगा सी पे ही बनता है, आप लोग जानते हैं। टी प्रतिबिंब क्या हो गया? उल्टा बन रहा है। ऋणात्मक ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो रही है? माइनस में हो रही है। तो यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा दिख रहा है। तो अर्थात आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि संबंध एफ बराबर r/2 है, यानी कि संबंध पूछ रहा है यहाँ पर एफ बराबर r/2 है, किसके बीच में रिलेशन बताता है? स्मॉल एफ कैपिटल आर, ये दोनों के बीच में किसके बीच में रिलेशन बताता है? ठीक है, तो ये आपका उत्तल दर्पण और अवतल, दोनों दर्पण के लिए मान होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा क्या? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सबसे पहले बात है कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब क्या होती है? आभासी बनता है, ये काल्पनिक जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सीधा, यानी कि उसमें आंसर क्या हो जाएगी? सीधा। अगर उल्टा बोलता तो उल्टा किस में बनेगा? अवतल में बनेगा। किस में बनेगा? ठीक है, यहाँ सिर्फ देखिए ऑप्शन के अनुसार से आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है? कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आभासी। देखिए आभासी प्रतिबिंब जो है तीनों दर्पण बनता है। आपका समतल में भी बनेगा, अवतल में भी बनेगा और उत्तल में भी बनेगा। क्या होगा? उत्तल में भी बनेगा। लेकिन कह रहा है क्या, यहाँ पे अवतल में जो है दोनों बनता है, आभासी और वास्तविक, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। हमें सिर्फ पूछा किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किस में बनेगा? एक समतल में बनेगा और एक अवतल में, यानी कि ए और सी हो जाएगी। कौन कौन होगा? ये और ये। तो इसके अनुसार आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि सिनेमा हॉल में दिखाए जाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है?
लेकिन जो सिनेमा हॉल गए होंगे फिल्म देखे होंगे उनको पता होगा। जैसे पूछ रहा प्रश्न बहुत अच्छी है कि सिनेमा हॉल में दिखाए जाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हम वास्तविक प्रतिबिंब होती है। कैसी प्रतिबिंब होती है? वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा? ये भी बहुत अच्छी प्रश्न है, बस मिलता जुलता पीछे वाला क्वेश्चन से है। ये कह रहा पर्दे पे उतारा जा सकता है। अभी पर्दे पर सिनेमा हॉल में पर्दे पे ही फिल्म दिखाया जाता है जैसे, तो कैसा प्रतिबिंब रहती है वो? वास्तविक। कौन सा प्रतिबिंब? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कह रहा साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? साइड मिरर ये कह सकते हैं कि जो वाहन होती है, गाड़ी होती है, उसके बगल में एक दर्पण लगा होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, तो उसको साइड मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि साइड अवतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, यानी कि दूर रही वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो वस्तु क्या होगा, पूरी पूरी तरह से उस दर्पण में दिख जाता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? साइड मिरर के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी फार्मूला जो पढ़े थे, एफ बराबर R/2। यहाँ देखिए दिया गया आर, आर कितना दिया गया है? 32। एफ पूछ रहा है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 32/2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आइए 15। करा प्रकाश प्रवर्तन के कितने नियम है? ये किन्हीं को नहीं याद होगा तो क्लास 10 का बेकार कहीं परीक्षा तैयारी कर रहे हैं। क्या हो गया? 2 को। प्रकाश प्रवर्तन के कितने नियम है? 2 को। आप लोग जानते हैं, जैसे कि एक बनाकर आपको समझा दे थोड़ा सा। ये एक समतल दर्पण बन गया, ये एक आपतित किरण हो गया, लाइन तिरछी हो गई है। चलिए ये यहाँ से खींच दिए, यहाँ से ये। ठीक है, चलिए अब आइए, तो आप लोग को एक पहले प्रकाश प्रवर्तन के बारे में बताते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। सभी को ये पता होगा क्या हो गया? आपतित किरण। ये जाने वाली किरण क्या हो गया? परावर्तित किरण। क्या हो गया वो? परावर्तित किरण। ये जिस बिंदु पर ये आके यहाँ पर मिली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक डाल देते हैं यहाँ से क्या? अभिलंब। लंब डाल दिए जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये पूछ रहा है, देखिए अब चलिए देखिए, अब तो इसमें 2 नियम कौन कौन होता है? पहला नियम, अभी नियम देखिए, एक यहाँ से देखिए ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसी प्रकार अभिलंब और इसको आपतन कोण को जो है हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, यानी कि यहाँ पे आई हो गया। इसी प्रकार यहाँ बन रही है कोण। कौन सा कोण? परिवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बन रही है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या इसको बोलेंगे? परावर्तन कोण। इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर। तो यही हो गया। चलिए अब देखेंगे आपतित। देखिए पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये समतल दर्पण जो किया जाए इसका आपतन बिंदु, तीनों जो होती है एक ही बिंदु पर होती है। दूसरा कहता है आपतन कोण,
प्रवर्तन कोण यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इन अनुसार से कितने नियम हो गए, 2 नियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, जैसे देखिए आपको गोलीय दर्पण बनाना है, समतल दर्पण हो बनाने के लिए नहीं है, गोलीय दर्पण बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया गोलीय दर्पण, ठीक है। ये आपका मुख अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र लेते हैं, इसके बीच में फोकस हो गया। चलिए कर इसका गोलीय वृत्त पृष्ठ का, जानते हैं कि आपका गोलीय दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, जैसे आप लोग को देखिए बता देते हैं, गोला बना के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गोला बना लेते हैं, देखिए गोला बन गया। अब इसको दर्पण में हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फालतू चीज़ इधर है। अब एक सीधी रेखा से इसको यहाँ से मिला, देखिए सेकेंड। अब ये दर्पण बन गया, गोलीय दर्पण। तब इसकी ये नहीं करा, गोली वृत्ताकार गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक सेकंड, देखिए वृत्ताकार सीमा के व्यास को, व्यास आप लोग गोलीय दर्पण की होता है, चाहे ऐसे खींचिए, सेकेंड ध्यान दीजिएगा। व्यास यहाँ से ये आपका बीच में एक केंद्र हो गया, तो यहाँ से ऐसे व्यास खिंचाएगा, या ऐसे भी खींच सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यही बारे में कह रहा है कि इस व्यास जो होती है, कोई भी लीजिए ऊपर ये नीचे वाला, कि इसको क्या कहते हैं, इतनी की ऐसे बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जाने का रास्ता किरण जा रही है, तो इसको बोलेंगे क्या, द्वारक। क्या बोलते हैं इसको, द्वारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो गया, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लुकिंग ग्लास, बहुत अच्छा प्रश्न, समझने का खाली खेल है। लुकिंग ग्लास, लुकिंग यानी देखने वाला ग्लास, क्या बोल रहा है, देखने वाला। तो देखने के लिए हम लोग जो है सामान्यतः किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं। हम लोग घरों में सुबह उठकर बाल झाड़ना, फेस देखना, या कुछ भी और वर्किंग करते हैं, तो हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का। तो इसका आंसर क्या हो गया, समतल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को दर्पण और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसे, ध्यान दें। अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण बना लेते हैं, चलिए। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया आपका ध्रुव, यहाँ हो गया फोकस, ये हो गया ध्रुव पी। कह रहा है इसके बीच में एक वस्तु को रखा गया है, तो जानते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपका इसका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बन जाएगा बाबू, कहाँ बनेगा, यहाँ वस्तु रखें तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा, और बड़ा होगा, कैसा होगा, बड़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ से इसे जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा, दूसरा किरण जो होगा यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र से जाएगी, ये किरण को थोड़ा सा आगे खींच लेंगे, किरण ऐसे जाती है, शीर्ष होते हैं, तो ये दोनों एक, कभी ये दोनों कटती नहीं आगे, तो ये हम लोग पीछे इसको मिला देते डॉट डॉट करके, वहाँ पे जाती है और ये कटती है, तो यहाँ इसमें करने मतलब प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, आभासी और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगा। फोकस दूरी एफ दिया गया है, कितना, 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या पूछ रही है आर बराबर वाट। तो अभी पढ़े थे एफ बराबर R/2,
तो एफ दिया हुआ है तो आर वाला फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा 2f होगा यहाँ से मल्टीपल तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे बिंदु स्रोत का समानांतर किरण पूछा है। नहीं कह रहा है कि किसी दर्पण के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ कौन सा ऐसा दर्पण होगा जिसमें किसी वस्तु को या किसी प्रकाश बिंदु स्रोत को फोकस पर रखें तो वहाँ से किरणें जो कि समानांतर होगी निकलेगी। किरण पुंज जो कैसे बनेगी समानांतर। तो ये आपका हो जाएगा जैसे देखिए आपको बता देते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण के बारे में अवतल दर्पण में ऐसा होता है देखिए जब फोकस से एक प्रकाश की किरणें गुजरती है क्या तो यहाँ से क्या होगी आपतित किरण होगी या यहाँ से टकरा के ऐसे लौट आती है। यहाँ से इसे आप किरणें देख लेते हैं ऐसे लौट आती है। देखिए क्या हो रहा है समानांतर निकल रही है कि नहीं इसके तो कौन सा दर्पण में होती है ऐसा अवतल दर्पण में। क्या कौन सा दर्पण में होती है अवतल दर्पण में। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। नहीं करा कि कोई एक दर्पण का नाम बताएं जिसमें वस्तु को कितना भी दूर रख दें दर्पण से पास या दूर लेकिन उस प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए बराबर आकार के और सीधा। सबसे पहली बात देखिए बराबर आकार के सीधा लगभग तीनों दर्पण में मिल जाएगी लेकिन करा कहीं भी लेकिन सभी इन दोनों में कोई कोई कंडीशन होता है कि एक निश्चित ही कंडीशन या एक निश्चित ही दूरी पे रखेंगे तभी बनेगा वैसा। लेकिन समतल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रख दीजिए उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि समतल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या r यानी कि एफ भी आप लोग पढ़े थे ठीक है कि एफ और में क्या संबंध होता है यानी कि फोकस दूरी एफ और आर के में क्या संबंध है तो एफ बराबर पढ़े थे r/2। ये एक फार्मूला है इसको तुम याद रखिएगा और मीकल एगो गुना एगो जरूर आती रहता ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। क्या हो गया एफ बराबर r/2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है। देखिए थोड़ा हाँ देखिए अवतल दर्पण से प्रवर्तन अवतल दर्पण है बन गया इसके मुख के समानांतर कोई किरणें आ रही है और कह रहा प्रवर्तन की कहाँ से गुजरेगी तो प्रवर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख के किसी बिंदु पर काटती है उस बिंदु को जिस काटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो फोकस। तो कहाँ से किरणें जाएगी फोकस से जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 24। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए अभी वही क्वेश्चन फिर आ गया एफ बराबर r/2। ध्यान दें फोकस दूरी त्रिज्या से क्या होती है फोकस दूरी त्रिज्या क्या है आधी है क्या हो जाएगी आधी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परिवर्तन का कोण होता है। प्रश्न पूछ रहा बहुत अच्छा प्रश्न है। परिवर्तन का कोण होता है तो ध्यान देगा अभी आप लोग थोड़ा समझ आए थे फिर थोड़ा सा एक समतल दर्पण बना लेते हैं। ये किरणें आई आपतित किरण गई परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिला उसको वहाँ पे एक अपतन बिंदु इसको बोलते हैं इस पर एक लंब डाल देते हैं विलंब हो गया और परिवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनती है ये वाला इसको क्या बोलते हैं
परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रवर्तन कोण। इसको आर लिखते हैं। ध्यान दिए ऑप्शन से, आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए लिखा हुआ, प्रवर्तित किरण दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब। ठीक है, क्या अभिलंब? या आपतित किरण हो, प्रवर्तित किरण हो गया, या समतल दर्पण की एक बिंदु आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला गया, इसके बीच ये कोण जो हो रहा है इसको बोलते हैं प्रवर्तन कोण। आंसर इसका क्या हो गया? डी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति। देखिए बीम का मतलब होता है वस्तु। क्या हो गया? वस्तु ही होता है। भीम का भी मतलब क्या होता है? वस्तु। क्या हो गया? वस्तु। तो ये पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के सामने की बीम पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? कहाँ रखा? अनंत पे। अनंत पे रखने गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे। ऐसे दर्पण है, यहाँ पर फोकस होती है, देखिए यहाँ अनंत पे, जैसे कि ले लेते सन। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। और फोकस पे जो प्रतिबिंब बनती है वो क्या होता है? बहुत छोटा। क्या होता है? बहुत छोटा। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है प्रश्न से ऐसे छोटे छोटे याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? क्या पूछा? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र में आपका 3 चीज़ पढ़ने था। देखिए क्या क्या? ए फोकस दूरी, यू वस्तु दूरी, और भी प्रतिबिंब दूरी। ये तीनों के बीच में क्या संबंध है? फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। क्या पढ़े थे? 1/U प्लस 1/V। यही होता है दर्पण सूत्र। आंसर ये हो जाएगा। ये कभी कभी पूछता है किस दर्पण के लिए मान्य है, तो आपका दोनों दर्पण के लिए मान्य है। एक आपका अवतल और दूसरा क्या होता है? उत्तल। दोनों दर्पण के लिए मान्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। चलिए कोई भी गोलीय दर्पण बना लेते हैं। ये गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण प्रवर्तक से पृष्ठ, प्रवर्तक जहाँ से किरणें टकरा कर लौटती है, किरण गई यहाँ से टकराई, यहाँ लौट गई, तो ये प्रवर्तक पृष्ठ हो गया। तो इसी को कह रहा है कि इस प्रवर्तक पृष्ठ के यानी कि बिंदु, इसको मान लेते हैं एम, इसको एम डैश मान लेते हैं। ये दोनों का जो केंद्र हो गया यानी कि मध्य बिंदु, इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको हम लोग लिखते हैं किससे? पी से। किससे लिखेंगे? पी से इसको डिनोट करते हैं। आंसर हो गया बी, नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सोलर कुकर। आप लोग शुरू में अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि अवतल दर्पण का उपयोग में सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है कि कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। और एक चीज़ का गुण याद रखें कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है। और एक बात याद रखना कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। क्या वो? पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है।
करने के पर्दे पर इसको उतार नहीं सकते, नहीं देखा जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगी इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्च लाइट, शुरू में भी आपको बताया हुआ सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है? सर्च लाइट में अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रति ध्यान दीजिए। बहुत समय फोकस दूरी एफ बराबर दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर यानी कि -5 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है जो माइनस में होती है, ये एकदम याद रखनी है चिन्ह परिपाटी से कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी की चिन्ह परिपाटी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस होती है। तो अगर उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी कि आर बराबर पूछ रहा है, तो आर बराबर जानते हैं 2f होता है, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये -10 होता है, लेकिन त्रिज्या को कभी ये यानी कि माइनस में नहीं लिखा जाता है, हमेशा प्लस में ही देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। साइड मिरर के रूप में, एक प्रश्न एक बार और आ गया, 2 बार रिपीटेड हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हो गया क्या हो गया? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? नहीं कह रहा है कि ये दर्पण जो दिया गया है इनमें से किस में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आप लोग को एक बात बताई थी कि जब ध्रुव और फोकस के बीच में अवतल दर्पण के सामने ये फोकस हो गया, ध्रुव हो गया, इसके बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु से क्या होती है? बड़ा होती है। तो ये क्या पूछ रहा है? बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नहीं, हमेशा जो है छोटा, तो छोटा प्रतिबिंब हमेशा ऑलवेज तो उत्तल दर्पण से होगा। जैसे छोटा अवतल से भी प्राप्त होती है, लेकिन हमेशा नहीं, कभी बड़ा भी उसमें बनता है, लेकिन हमेशा उत्तल से बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के जैसे एक किरण है, ये किरण है, ये किरण, ये समूह बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रकाश की किरणें यानी प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या? देखिए, प्रकाश से कोई किरण जाती है, जैसे ये किरण जा रहा है, इसको दर्शाएं, या एक समतल दर्पण पे बना रहे हैं तो ये इस तरह से दर्शा दिए किरण जाते हुए आते हुए का। तो इस किरणों को जो दर्शाने वाला जो पथ होता है, चित्र जो बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण जो है कैसे गमन करती है? इस शुरू में एकदम पढ़े हुए चैप्टर के सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे करती है? सीधी रेखा में। निम्नलिखित में कौन सा अपारदर्शी वस्तु नहीं है? अपारदर्शी वस्तु वह वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं करती है, तो उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, जैसे ऑप्शन में मिला लेते हैं, लकड़ी से पार नहीं करेगी, अपारदर्शी होगा। लोहा भी हो जाएगा, पत्थर भी हो जाएगा। तो कौन नहीं होगा? कांच, क्योंकि कांच से जो है प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? पार हो जाती है। जैसे घरों में देखोगे कांच की खिड़की लगी हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे एंड लास्ट होगा आज का प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी पदार्थ नहीं है? अरे पारदर्शी पदार्थ के बारे में बोल दिया। पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं जिसको, जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर देते उसको पारदर्शी बोलेंगे। जिसे पार नहीं करेगा उसको अपारदर्शी बोलेंगे। तो ऑप्शन मिलाते हैं। कांच, कांच से तो पार हो जाती है, पानी से भी पार हो जाती है, अलकतरा से नहीं होता है, हवा से हो जाता है। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? कौन पारदर्शी पदार्थ नहीं हो गया? अलकतरा। ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।